ओके, सो कहाँ तक हो गया था कल आपका? ओके, सो वी हैड स्टडीड अप टू आर्टिकल 104, दैट इज द इस सेक्शन था डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। ओके, हम लेजिस्लेचर देख रहे हैं और लेजिस्लेचर में जो है वी हैड स्टडीड, तो फर्स्ट सेक्शन वाज जनरल, ठीक है, जो कि 79 से 88 तक था। डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉम्पोजिशन, ड्यूरेशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, एट्सेट्रा, 79 to 88। देन उसके बाद हमारा शुरू हुआ था ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट। ओके, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट आर्टिकल 89 टू 98 से कल मैंने आपको बताया था 89 to 98। नाउ 99 एंड 100 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, एंड 101 to 104 डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। 101 to 104 was disqualification of members. Now the new section is powers, privileges and immunities of parliament and its members। ठीक है, तो जैसे हमने पार्लियामेंट का सबसे पहले कॉम्पोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद फिर हमने देखा कि उसका जो है आपका जो ऑफिसर्स हैं पार्लियामेंट के, पहले जनरल सेक्शन था जिसमें पार्लियामेंट के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है। पार्लियामेंट किसे कहते हैं, कौन कौन से हाउसेज हैं, उनमें कैसे मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसे उनका कामकाज चलता है, और जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं यानी प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स वगैरह, उनके वहाँ क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो वो जनरल हमने देखा 79 से 88। फिर 89 से 98 हमने देखा ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस के जो ऑफिसर्स होते हैं और उनके बारे में जो भी प्रोविजंस हैं, कैसे उनका अपॉइंटमेंट या इलेक्शन होगा और कैसे वो काम करेंगे, ठीक है, क्या उनके पावर्स हैं, क्या उनकी सैलरीज वगैरह। और लास्ट में 98 था सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद हमने देखा कंडक्ट ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट का कामकाज कैसे होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके बारे में दो आर्टिकल थे 99 और 100। 99 कहता है ओथ और अफर्मेशन जो मेंबर्स लेंगे, और 100 जो है वोटिंग कैसे होगी और उसमें कामकाज कैसे होगा, कितने लोगों का प्रेजेंस जरूरी है, ये सब बातें आर्टिकल 100 में आपका दिया हुआ है। उसके बाद था डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स कब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे या कब उनकी सीट चली जाएगी या कैसे डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। तो उसमें आपके 4 आर्टिकल्स थे, 101, 102, 103 और 104। अब आता है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं या पार्लियामेंट एज ए बॉडी, पूरी पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट को क्या पावर्स हैं, ओके, क्या पावर्स हैं पार्लियामेंट को, और उसके मेंबर्स को क्या पावर्स हैं और क्या उनको प्रिविलेजेस हैं यानी स्पेशल राइट्स हैं। बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें क्या स्पेशल राइट होंगे, वो उनके प्रिविलेजेस हैं। एंड देन उसके बाद इम्यूनिटी, इम्यूनिटी क्या कहते हैं, सुरक्षा। इम्यूनिटी का मतलब होता है हमारा सुरक्षा। तो क्या उन्हें किस बात की सुरक्षा कुछ मिली हुई है, जो पार्लियामेंट है या उसके मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स दोनों को ही कुछ सुरक्षाएं दी गई हैं, ठीक है, सुरक्षा दी गई है, यानी दे हैव, चूँकि वो एक स्पेशल बॉडी है पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स हैं वो भी कुछ खास एक काम करते हैं बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उन्हें कुछ खास तरह की छूट दी गई है, ठीक है, नॉर्मल लोगों से अलग हटके। तो क्या उन्हें छूट दी गई है इस देश में या क्या उन्हें व्यवस्था स्पेशल उनको सुरक्षा दी गई है, वो उनके बारे में इसमें हम जानेंगे। तो इसमें दो आर्टिकल है 105 एंड 106, 105 एंड 106। तो 105 क्या कहता है आर्टिकल, पावर्स,
privileges etc. of the houses of parliament and of the members and committees thereof. तो आर्टिकल 105 कहता है कि पावर्स, प्रिविलेजेस एट्सेट्रा, यानी और इस तरह का जो भी उनके लिए स्पेशल व्यवस्था है। एक तो पावर हो गए, उन्हें क्या शक्ति हैं। प्रिविलेजेस, उन्हें खास क्या उनके जो है खास अधिकार हैं। और इस तरह से और कोई जो बातें जुड़ी हुई हैं एट्सेट्रा ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। एक तो जो पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, उनको क्या पावर और प्रिविलेजेस हैं। एंड ऑफ द मेंबर्स, और उसके जो मेंबर्स हैं इन दोनों हाउसेज के, उन्हें एंड कमिटीज दे, और उन मेंबर्स की जो कमिटी होती है यानी हाउसेज में कमिटी बनती है, तो उन कमिटी की क्या पावर्स होंगी, क्या प्रिविलेजेस उन्हें होंगे, ये इसमें आर्टिकल 105 में दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि 105 हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, 105 को यहाँ हम देखते हैं। तो 105 जो है, फर्स्ट क्लॉज है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन and to the rules and standing orders regulating the procedure of parliament, there shall be freedom of speech in parliament. कहा जा रहा है कि इस संविधान के और जो प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, उनको देखते हुए और जो भी पार्लियामेंट की प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, कैसे वहाँ कामकाज है, उससे जुड़े हुए जो रूल्स हैं, कानून हैं या आदेश हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स यानी जो लागू आदेश हैं, उन सब के मद्देनज़र देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के अंदर लोगों को बोलने की आज़ादी होगी। ठीक है, लोगों को कुछ भी बोलने की आज़ादी होगी, लेकिन वो जो और नियम हैं उनके तहत। यानी कि जैसे कि पार्लियामेंट के अंदर एक भाषा, एक जो है एक एक्सपेक्टेड होती इस तरह की भाषा, उसको भी डिफाइन किया गया है। तो उसी तरह की भाषा में कुछ भी वहाँ कहा जा सकता है। अगर उससे अलग भाषा में कुछ यानी गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है वहाँ, तो ऐसे में उसको बोलने से रोका भी जा सकता है, या जो उसने बोला है उसको उसको मिटाया जा सकता है रिकॉर्ड से। ठीक है, तो यानी कि नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर गाली गलौज अगर कोई करता है तो उसको ऐसा करने से रोका जा सकता है। तो जो ये लाइन कही जा रही है कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी का मतलब अनलिमिटेड आज़ादी नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल मतलब किसी को गाली गलौज दें या इस तरह की बातें करें, तो वहाँ पर आपको रोका भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के भी अपने प्रोसीजर के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम कानून हैं कि कैसे वहाँ कामकाज चलेगा, किस तरह से बहस की जाएगी, किस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाएगी, उसे हम कहते हैं पार्लियामेंटरी लैंग्वेज। और जब हम उससे अलग भाषा यानी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसे कहते हैं अनपार्लियामेंट्री, जो पार्लियामेंट में बोलने लायक नहीं है। तो ऐसी अगर भाषा का आप इस्तेमाल कोई भी व्यक्ति करता है, उसका मेंबर, तो उसके जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को वहाँ रोका जा सकता है, यानी उसको बोलने से या ऐसी बातों को रिकॉर्ड से, उसके बयान से हटाया जा सकता है। तो पहला जो क्लॉज कहता है पावर्स का मेंबर का, कि आप बोल सकते हैं जो भी अपनी इच्छा है, जो मन में बात है वो आप रख सकते हैं पार्लियामेंट के सामने, जो भी मेंबर हैं, लेकिन वहाँ पर और रूल्स को हमें ध्यान रखना है कि कैसी भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, प्रक्रिया है कि ऐसा नहीं कि वहाँ मारपीट शुरू कर दें। ठीक है, तो एक उसकी जो प्रक्रिया है, उसके जो नियमों को देखते हुए पहला क्लॉज कहता है कि देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट। आगे है इसमें सेकंड क्लॉज है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट
in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof. ठीक है, कहा जा रहा है कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड. पहले यहां तक समझ लीजिए, सेड तक कह रहा है ये कि नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड. यानी कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मेंबर कुछ भी कहता है, कुछ भी कहता है, तो उसके लिए उसको किसी कोर्ट में कोई प्रक्रिया उसके खिलाफ नहीं की जा सकती. ठीक है, कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोलता है कोई व्यक्ति, उसके लिए किसी कोर्ट में उस पर कोई प्रक्रिया नहीं की जा सकती, कोई उस पर केस मुकदमा नहीं हो सकता. तो पहली बात, जो पार्लियामेंट के अंदर की बात है उस पर बाहर कोई उस पर सवाल जवाब नहीं किया जा सकता है. कोर्ट पब्लिक कर सकती है, पब्लिक उसको क्रिटिसाइज कर सकती है, तमाम बातें कर, लेकिन कोई कोर्ट में उस पर आप केस मुकदमा नहीं कर सकते हैं किसी तरह का. ठीक है, तो ये कह रहा है सेकंड क्लॉज जो है. फर्स्ट क्लॉज कह रहा है कि आपको बोलने की आज़ादी है पार्लियामेंट के अंदर जो भी मेंबर हैं, लेकिन उसमें और भी नियम कानूनों को उसमें देखना है कि किस तरह से बोलना है. वहाँ पर आपके अधिकार को रोका भी जा सकता है, आपको बोलने से मना किया जा सकता है. ठीक है, लेकिन दूसरा क्लॉज कहता है कि अगर कुछ बोल भी दिया, कुछ भी बोल दिया, उसके लिए पार्लियामेंट के बाहर कुछ नहीं किया जा सकता है कानूनी तौर पर. ठीक है, किसी कोर्ट में कोई मुकदमा केस मुकदमा नहीं किया जा सकता है. नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट. या अगर वो कोई वोट देता है ना, कोई बहस चल रही, कोई मुद्दा चल रहा है, उस पर वोट देता है, तो उस वोट देने के लिए उसको किसी कोर्ट में नहीं उसको खींचा जा सकता है कि हाँ इन्होंने ऐसा ऐसा वोट दे दिया. ठीक है, उसमें उसका कोई भी तरह का फैसला, कोई तरह की कार्रवाई किसी कोर्ट में पार्लियामेंट के बाहर नहीं हो सकता है. ठीक है, जो भी होना होगा वो पार्लियामेंट के अंदर होता है, पार्लियामेंट के बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है. ठीक है, तो ना तो कुछ उसने जो अंदर कह दिया है पार्लियामेंट के उसके लिए, और नहीं उसने किसी तरह का वोट दिया है पार्लियामेंट के अंदर उसके लिए उसको किसी भी प्रकार से किसी कोर्ट में कोई सवाल जवाब या कोई केस मुकदमा नहीं किया जा सकता है. और एनी कमिटी या किसी कमिटी, जैसे कि इसमें पार्लियामेंट में कई कमिटीज़ बनाई जाती हैं. तो आपको पॉलिटी में मैंने पढ़ाया था, अलग अलग तरह की कमेटी उस समय बताया था कि किस तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है. तो जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं बेसिकली उन्हीं की कमेटी बनाई जाती है अलग अलग तरह की, जैसा ज़रूरत पड़ता है. ऐसे कुछ कमिटीज़ तो कंपलसरी बनाई जाती हैं जब भी लोकसभा, ये कमेटी इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो है कामकाज अच्छे से हो सके, जो पार्लियामेंट का कामकाज है वो अच्छे से किया जा सके. मैंने कमिटीज़ को डिटेल में आपको डिस्कस किया था पॉलिटी जब पढ़ा रहे थे. खैर, यहाँ में भी इतना ही मतलब है कि पार्लियामेंट के अंदर किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी मेंबर के द्वारा कोई भी बात कही गई, किसी तरह का वोट दिया गया, चाहे पार्लियामेंट में या किसी कमेटी के सामने, उसके लिए कहीं कोई कोर्ट में उससे सवाल जवाब पूछताछ नहीं किया जा सकता है. एंड नो पर्सन शैल बी सो लायबल in respect of the publication by or under the authority of either houses of parliament of any report, paper, votes or proceedings. और उसी तरह कोई भी जो व्यक्ति है जिसने इस तरह की बात कही है अगर पार्लियामेंट के अंदर, तो अगर पार्लियामेंट के द्वारा कि उसके किसी अधिकारी, किसी बॉडी के द्वारा कोई तरह का रिपोर्ट छापी जाती है या पेपर छापा जाता है
वहाँ के जो वोटिंग हुई है या वहाँ की कामकाज हुई है उसको लेके, तो उस पर उसकी कोई जवाबदेही नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है वो वहीं रहता है, उस पर बाहर कुछ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर रहता है, बाहर कुछ नहीं उस पर किया जा सकता है। सवाल जवाब हो सकता है, कोर्ट में नहीं हो सकता है। ऐसे पब्लिक चाहे तो मंच लगा के जो है कहीं गांधी मैदान में बैठक बुला के बहस कर सकती है, निंदा कर सकती है कि ऐसा बोला पार्लियामेंट में, वैसा बोला, वो सब हो सकता है, लेकिन किसी कोर्ट में कोई भी तरह का उस पर मुकदमा नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट के अंदर क्या है, क्या हुआ उसके लिए। फिर इसका थर्ड क्लॉज कहता है, इन अदर respects, the powers, privileges, and immunities of each house of parliament and of members and committees of each house shall be such as may from time to time be defined by parliament by law। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि और दूसरे किसी तरह के मामलों में हाउसेज जो है पार्लियामेंट के और उसके मेंबर्स और उसके कमिटीज़, उनके जो पावर्स हैं, उनके जो प्रिविलेजेस यानी स्पेशल राइट्स हैं, और जो उनके इम्यूनिटीज़ यानी जो भी तरह की सुरक्षा उनको दी गई है, छूट दी गई है, वो वही रहेंगी जो समय समय पर पार्लियामेंट कानून बना के तय करेगी। ठीक है, और अगर कोई अलग से कानून बनाई है तो जो ये है सेक्शन 15 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के पहले जो था वही लागू रहेगा। ठीक है, तो उस समय कानून बनाया गया होगा 78 के पहले, और उसको इस अमेंडमेंट से फिर बदला गया। तो उसके पहले जो है, जो भी स्थिति थी, यानी जो भी उनके लिए कानून थे पार्लियामेंट के लिए, उनके मेंबर्स और कमिटीज़ के लिए कि उनको क्या पावर होंगे, कहाँ कहाँ वो क्या कर सकेंगे, तो वो सब जो है पावर्स, या अगर पार्लियामेंट आगे चल के कोई कानून बनाती है तो जैसा कानून बना के तय करेगी वो पावर्स उनको होंगे। ठीक है, पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स के। और आगे फिर है क्लॉज 4, कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ क्लॉजेज 1, 2 एंड 3 शैल अप्लाई इन रिलेशन टू पर्सन who by virtue of this constitution have the right to speak in and otherwise to take part in proceedings of a house of parliament or any committee as apply in relation to members of parliament। तो यहाँ ये जो है कह रहा है कि ये जो हमने अभी बातें पढ़ी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड में, तो ये कह रहा है कि ये तीनों जो ये हैं आपके क्लॉज हैं, ये उन लोगों के लिए भी लागू होंगे जिनको कि पार्लियामेंट के अंदर बोलने का अधिकार है। हाँ, तो जैसे आपने पढ़ा कि जैसे जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं या अटॉर्नी जनरल, इन लोगों को भी पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है। तो ये इन लोगों के लिए भी ये बातें लागू होती है, 1, 2, 3 जो है उनको भी ये प्रोटेक्शन होगा। ठीक है, म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेंबर्स के लिए ये ऊपर बातें हैं, यानी जो भी लोग हैं जिनको कि अधिकार है बोलने का पार्लियामेंट के अंदर या उसके प्रक्रिया में भाग लेने का, तो उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें लागू होगी। यानी वो भी अगर कुछ बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उनको वहाँ ये प्रोटेक्शन होगा। तो ये आर्टिकल 105 जो है ये क्या कहता है, powers, privileges and immunity of parliament and its members and committees thereof। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब पार्लियामेंट में जो भी पावर्स हैं, हाउसेज के, मेंबर्स के, कमिटीज़ के, या जो वहाँ प्रिविलेजेस हैं इन सब के, या इम्यूनिटीज़ हैं, ठीक है, वो सारी बातें इसमें डिफाइन की गई है। किसमें, आर्टिकल 105। ठीक है, तो 105 जो है आर्टिकल, ये आपको
पावर्स प्रिविलेजेस वगैरह मेंबर्स के, यानी मेंबर्स जो पार्लियामेंट के होंगे उनको क्या शक्तियां हैं, क्या उनको अधिकार होंगे, क्या उनको सुरक्षा मिली हुई है, या और किसी तरह की छूट उनको क्या मिली हुई है, ये सब डिफाइन करता है। तो 105 आपको क्लियर हो गया आर्टिकल। उसके बाद आपका जो है नेक्स्ट आता है आर्टिकल 106। ठीक है, 106 जो है 106 जो है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। 106 जो है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। हाँ, तो आपका 106 है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। तो ये जो है डिफाइन करता है कि मेंबर्स जो हैं उनको सैलरीज और अलाउंसेस क्या होंगी, कितनी मिलेंगी, ये देखिए। तो 106 को हम डिटेल में देखें तो ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स में डिटेल में देखेंगे तो कहता है कि मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall be entitled to receive such salaries and allowances as may from time to time be determined by parliament by law। ठीक है, तो ये एक तरह से इसमें कहने का मतलब है कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स का सैलरी होता है, अलाउंस होता है, वो समय समय पर पार्लियामेंट के द्वारा, कानून के द्वारा, कानून बना के, ठीक है, एक्ट के द्वारा वो तय किया जाता है कि कितना सैलरी होगा। अगर बढ़ाना है तो उसको फिर उसके लिए बिल लाना पड़ता है, कानून बनता है, एक्ट पास होता है, तो फिर वो उतना सैलरी उनको अलाउंस सैलरी वगैरह हो जाता है। यानी कि जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनकी सैलरी पार्लियामेंट के द्वारा तय की जाती है समय समय पर कानून बना के। ठीक है, तो कहीं आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा पीटी में कि सैलरी कौन तय करता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, तो वो पार्लियामेंट बाय लॉ तय करती है, कानून बना के। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल। तो इस तरह ये दो आर्टिकल इस सेक्शन में थे, पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ और अदर जो सैलरीज वगैरह है। तो इसमें दो आर्टिकल है 105, 106। 105 में आपको जो भी शक्तियां हैं, जो उनको स्पेशल पावर्स हैं, जो स्पेशल छूट है, वो दिए गई हैं, और 106 में उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सैलरी और अलाउंसेस दिए गए। ठीक है, तो ये 105, 106 हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में देखिए, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब क्या हुआ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब हुआ कि कानून बनाने की या विधि बनाने की प्रक्रिया, हिंदी में उसको विधि कहते हैं। ठीक है, कानून को शुद्ध हिंदी में ऐसे कानून है। तो कानून बनाने की प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, कैसे कानून बनेगा, ठीक है, वो दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए 107 में आता है प्रोविज़न एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स।
provisions as to introduction and passing of bills। तो यहाँ देखिए डिटेल में इसको देखते हैं आर्टिकल 107 को। प्रोविजंस एज टू द इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। तो पहला आर्टिकल है इसमें 107। ये कहता है कि कैसे कोई बिल को इंट्रोड्यूस करने को लेके और उसको पास करने को लेके, यानी कोई बिल को लाया जाएगा और उसको फिर पास कराया जाएगा, उसकी क्या, उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रोविज़न है संविधान में। फर्स्ट क्लॉज कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स 109 एंड 117 with respect to money bills and other financial bills, a bill may originate in either house of parliament। ठीक है, यहाँ समझना है कि कहता है 109 जो है वो मनी बिल को लेके है और 117 जो है वो फिनेंशियल बिल को लेके है। तो ये कहता है कि मनी बिल और फिनेंशियल बिल को लेके जो कहा गया है आगे 109 117 में, उसको देखते हुए और कोई भी तरह का बिल जो है वो किसी भी हाउस में शुरू हो सकता है, यानी लाया जा सकता है। यानी आगे हम देखेंगे कि जैसे मनी बिल है, मनी बिल के केस में पहले मैंने आपको बता रखा है कि मनी बिल सिर्फ लोकसभा में आता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। हाँ, लाने के बाद पास होगा, ठीक है, वो सब मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो मनी बिल जो है लेकिन वो सिर्फ लाया जा सकता है लोकसभा में। उसी तरह फिनेंशियल बिल के साथ भी वही बात है। तो कहा जा रहा है कि और किसी भी तरह का जो बिल है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है या राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, पास दोनों जगह से होगा, लेकिन लाने की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि मनी बिल यानी 109 और 117 को देखते हुए, बाकी एक साधारण बिल जो है उसको ऑर्डिनरी बिल हम कह देते हैं, लेकिन वहाँ कोई अलग से वर्ड इसमें ऑर्डिनरी बिल का नहीं है, सिर्फ ए बिल कहा है। तो ए बिल में ओरिजिनेट इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो एक कहें कि कहा जा रहा है कि मनी बिल और फिनेंशियल बिल को जो दिया गया है 109 और 117 में, उसको देखते हुए एक 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 बिल जो है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। फिर देखिए सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 एंड 109, 108 एंड 109, यानी इसके बाद 107 के बाद 108 है और 109 है। तो आगे के 108 और 109 आर्टिकल्स को देखते हुए ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट unless it has been agreed to by both houses, either without amendment or with such amendments only as are agreed to by both houses। कहा जा रहा है कि आगे जो 108 और 109 आर्टिकल में कहा गया है उसके प्रोविजंस को देखते हुए एक बिल को तब तक जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं माना जाएगा जब तक कि वो दोनों हाउसेज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं कर लिया गया है, चाहे वो सुधार के साथ या बिना सुधार के साथ, जैसा कि दोनों हाउसेज ने तय किया है। ठीक है, एक बिल तब तक नहीं पास माना जाएगा जब तक दोनों ने उसको अडॉप्ट नहीं कर लिया है, मतलब स्वीकार नहीं कर लिया है, चाहे वो सुधार के साथ या बिना सुधार के। यानी कई बार होता है कि जब कोई बिल एक से दूसरी जगह जाता है, वहाँ से लोग कुछ कहते हैं कि इसमें सुधार करना है, तो अगर वो पहला हाउस उसको सुधार कर लेता है तो फिर भेजता है, या उसको नहीं सुधार किया और भेजा, फिर उसने मान लिया दूसरे ने कि ठीक है चलो नहीं सुधार किया कोई बात नहीं, तो यानी दोनों हाउसेज ने वहाँ मान लिया। और मान लीजिए सुधार कर लेता और फिर भेजता, तो वो तो कहता ठीक है सुधार कर ही दिया चलो पास कर दो। समझ रहे हैं, दोनों कंडीशन में, यानी कि दोनों हाउसेज ने उसको पास कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे सुधार के साथ या बिना सुधार के साथ। जब तक ऐसा नहीं होता है दोनों नहीं, तब तक उसको पास नहीं माना जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। थर्ड क्लॉज कहता है ए बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन ऑफ द हाउसेज। कह रहा है कि एक बिल जो कि पार्लियामेंट में पेंडिंग है, यानी अभी
चल रहा है, विचार पास नहीं हुआ है पूरी तरह, वो जो है सत्र खत्म होने से, सेशन खत्म होने को कहते हैं प्रोरोगेशन। बताया था मैंने आपको, प्रोरोगेशन मतलब होता है कि सत्र को जो है ख़त्म करना। यानी जैसे पहला होता है बजट सेशन, फिर मॉनसून सेशन, फिर विंटर सेशन। तो ये बजट सेशन में कोई बिल लाया गया और सेशन ख़त्म हो गया, तो उससे वो बिल नहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, किसी सेशन में बिल लाया गया और वो सेशन ख़त्म हो गया बाई चांस, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल भी ख़त्म हो जाएगा, वो बिल फिर अगले सेशन में वैसे ही चलेगा। तो यही यहाँ कहा जा रहा है कि ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट shall not lapse by reason of prorogation of the houses। हाउसेज का सेशन अगर ख़त्म हो गया है, उससे कोई बिल जो है वो ख़त्म नहीं होगा। नेक्स्ट है ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स which has not been passed by the house of people shall not lapse on a dissolution of house of people। देखिए ये सब पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल भी है। ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसा बिल जिसे लोकसभा द्वारा पास नहीं किया गया है, हाउस ऑफ पीपल के द्वारा पास नहीं किया गया है, और अभी वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में यानी राज्यसभा में ही पेंडिंग है, और अगर वो हाउस ऑफ पीपल को डिसॉल्व कर दिया जाता है, लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, इसको फिर से मैं समझाता हूँ। कोई बिल है जो कि लोकसभा द्वारा अभी पास नहीं किया गया है और राज्यसभा में भी अभी पास नहीं हुआ है, पेंडिंग है वहाँ। ठीक है, तो या राज्यसभा द्वारा मतलब राज्यसभा के पास है अभी और लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है इस बीच। ठीक है, मान लीजिए राज्यसभा से पास भी हो गया है, लोकसभा में गया है, या राज्यसभा में ही अभी पेंडिंग है, अभी वही नहीं पास हुआ है, लोकसभा भी नहीं गया है, तो ऐसे बिल जो है वो अगर लोकसभा को ख़त्म कर दिया जाता है तो वो बिल भी ख़त्म नहीं हो जाएंगे, वो बिल बने रहेंगे वैसे ही। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए बहुत से ऐसे बिल जो होते हैं जिनको कि जो भी सरकार है उसको ये इच्छा है कि उसको हमें पास कराना ही कराना है किसी भी हाल में, आज नहीं तो कल, तो उसको वो क्या करती है कि उसको राज्यसभा में लाती है, उसको वो राज्यसभा में लाती है, इंट्रोड्यूस करती है। जब अगर बिल राज्यसभा में लाया गया तो वो बिल कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, वो बिल चाहे लोकसभा आज ख़त्म हो जाए, 5 साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए, 25 साल भी बीत जाए, वो बिल ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा कभी ख़त्म नहीं होती है। तो अगर कोई बिल राज्यसभा में लाया गया तो वहाँ रहेगा ही, बजाय इधर लोकसभा 2-3 हो सकता है बदल जाए, 5 साल, 10 साल, 15 साल भी हो जाए, ठीक है, तो भी वो बिल बना रहेगा वैसे का वैसे। हाँ, जैसे ऐसा वो स्ट्रेटजी होता है कि कोई ऐसा बिल है जिसको हम चाहते हैं कि वो कभी लैप्स नहीं हो, कभी ख़त्म नहीं, कोई जैसे कई बार क्या होता है कि कोई बिल लोकसभा में लाया गया, हुआ है ऐसा बहुत बार, लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में पास लोकसभा में लाया गया, मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा पास नहीं कर रहा है, नहीं चाह रहा है विरोधी पार्टी पास करना, और सरकार का समय ख़त्म हो गया, लोकसभा भंग हो गया, तो फिर वो बिल भी ख़त्म हो जाता है। अब अगली लोकसभा बनेगी तो उसको फ्रेश उस बिल को लाना पड़ेगा, फिर से लोकसभा में पास कराना होगा, तब राज्यसभा में फिर से जाएगा। समझ गए? लोकसभा में अगर कोई बिल लाया गया और वो कहीं भी पेंडिंग है, लोकसभा में ही पेंडिंग है और फिर लोकसभा खत्म हो गई तो खत्म ही हो गया। मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दी थी, राज्यसभा चली गई थी, लेकिन लोकसभा वो खत्म हो गई, पास होना नहीं, और लोकसभा का इधर पीरियड खत्म हो गया, या किसी कारण से राष्ट्रपति ने भंग कर दिया,
तो फिर वो बिल भी ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए अगर कोई सरकार ऐसा गारंटी चाहती है कि जो बिल है उसको कभी कोई ऐसे ख़त्म नहीं कर सके, चाहे हमारा पावर रहे चाहे नहीं, तो वो उसको राज्यसभा में लाती है। और राज्यसभा में अगर बिल आया तो वो कभी ख़त्म नहीं होगा, सरकार आती जाती रहे भले ही चाहे। तो जब तक उस पर सही से उसको पास नहीं किया जाए तो लटका रहेगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। हाँ हाँ, जैसे राज्यसभा पास ही नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा, तब तो अलग बात है। जब राज्यसभा में आया, राज्यसभा में तो इसका मतलब कि उस सरकार का कोई है ही नहीं उसका सपोर्ट। राज्यसभा में ला रहा है और वहीं रिजेक्ट हो जा रहा है बिल, तब तो वो रिजेक्ट हो गया। भाई बिल लाएगा सरकार तब ना, जब उसको शक्ति होगा पास कराने का। अब उसको कोई संख्या ही नहीं है उसके सपोर्ट में, तो फिर वो बिल ला के फायदा क्या, वो तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन मान लीजिए होता है कई बार ऐसा, स्ट्रांग मेजॉरिटी नहीं होता है या विरोधी होते हैं या बहुत सी बातें होती है, तो वो चाहती है कि ठीक है इसमें समय लगे तो लगे, लेकिन इसको हम ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं बिल। तो वो क्या करती है कि उसको राज्यसभा में लाती है और राज्यसभा में पास करा लेती है। ठीक है, या बहस चल रहा है राज्यसभा में, कोई बात नहीं, रिजेक्ट नहीं हो रहा है लेकिन बहस चल रहा है, तो वो बिल जो है कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे सरकार किसी की रहे, लोकसभा कोई भी रहे। समझ गए? तो यही यहाँ पर ये कह रहा है क्लॉज 4 कि ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स which has not been passed by House of People shall not lapse on a dissolution of House of People। लोकसभा द्वारा जिसको पास नहीं किया गया है, ऐसा कोई बिल जो कि अभी राज्यसभा में ही पेंडिंग है, वो लोकसभा के खत्म भंग होने से बिल खत्म नहीं हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्लॉज 5 कह रहा है कि अ बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल और which having which having been passed by the House of People is pending in the Council of States shall, subject to the provisions of Article 108, lapse on a dissolution of House of People। अभी जो आपको हम बात बताए वही कही गई कि एक ऐसा बिल जो लोकसभा ने पास कर दिया है या पेंडिंग है, ठीक है, और काउंसिल ऑफ स्टेट में, देखिए दो कंडीशन है, या तो लोकसभा में लाया गया और वहीं अभी अटका हुआ है, या दूसरा कंडीशन है कि लोकसभा में लाया गया, वहां से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका हुआ है और लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, तो वो बिल भी खत्म हो जाएगा। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि अगर लोकसभा में कोई बिल लाया गया तो चाहे वो वहीं अटका हुआ हो या वहां से पास होकर राज्यसभा में अटका हुआ हो, अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो वो बिल भी उसके साथ खत्म हो जाता है। यानी लोकसभा में लाया गया बिल लोकसभा से ही जुड़ा रहता है। ये बात समझ में आ रही है? लोकसभा से में लाया गया बिल वो लोकसभा से जुड़ा रहेगा और राज्यसभा में लाया गया बिल राज्यसभा से जुड़ा रहेगा। तो चूंकि राज्यसभा तो कभी खत्म नहीं होती है, परमानेंट बॉडी है, तो राज्यसभा में लाया गया बिल कभी खत्म नहीं होता है, जबकि लोकसभा में लाया गया बिल लोकसभा के साथ खत्म हो जाता है। समझ में आ गया ये? तो आर्टिकल 107 में देखिए 5 प्रोविजंस हैं। फर्स्ट क्लॉज कहता है, और हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा है, तो इसका 107 का फर्स्ट जो क्लॉज कहता है कि 109 और 117 में, यानी मनी बिल और फिनेंशियल बिल को लेके जो कहा गया है, उसको देखते हुए एक बिल किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, साधारण बिल कोई भी हाउस में आ सकता है। सेकेंड क्लॉज कहता है कि एक बिल तब तक पास नहीं माना जाएगा, आगे 108 और 109 की बातों को देखते हुए तब तक नहीं पास माना जाएगा जब तक दोनों हाउस उसको पास न कर दे,
जैसा कि दोनों हाउसों ने तय किया है, चाहे सुधार के साथ या बिना सुधार के। ठीक है, तो जब तक दोनों हाउस उसको पास नहीं कर देंगे तब तक वो पास नहीं माना जाएगा। थर्ड क्लॉज कहता है कि सेशन खत्म होने से कोई भी बिल खत्म नहीं होगा। पार्लियामेंट का सेशन खत्म होना जिसे प्रोरोगेशन कहते हैं। तो प्रोरोगेशन हो जाने से, प्रोरूग हो जाए सेशन, उससे कोई भी बिल खत्म नहीं होगा। सिर्फ प्रोरूग होने से, चाहे वो लोकसभा में आया हो या राज्यसभा में आया हो, बिल खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मानसून सेशन में बिल आया, मानसून सेशन खत्म हो गया तो बिल खत्म हो, नहीं, फिर वो अगला सेशन में कंटिन्यू होगा, फिर अगला सेशन में कंटिन्यू होगा। तो सेशन खत्म होने से बिल पर कोई असर नहीं पड़ता है। फोर्थ क्लॉज जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, कहता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के बारे में। कहता है कि अगर काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कोई लाया गया है बिल तो वो लोकसभा के भंग होने से वो खत्म नहीं होगा। और पांचवा कहता है कि लोकसभा के बारे में, कि लोकसभा में लाया गया बिल उससे जुड़ा रहता है, यानी अगर लोकसभा है तब तक वो बिल रहेगा, लोकसभा खत्म हो गई तो वो बिल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर पास नहीं हुआ है तो। समझ में आ गई बात? सिंपल ढंग से मैंने आपको समझा दी कि लोकसभा का बिल लोकसभा के साथ उसकी जिंदगी होती है और राज्यसभा के बिल की लाइफ राज्यसभा के साथ। और राज्यसभा चूंकि परमानेंट है, कभी ख़त्म नहीं होता, इसलिए राज्यसभा में लाया गया बिल भी कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जो बिल है, जैसे लोकपाल बिल था जो कि पास कराना बहुत मुश्किल था। लोकपाल एक बिल पास हुआ, तो लोकपाल बिल जो है वो लगभग समझिए पास करने में 40 साल लग गए लोग को। 40 साल पहले उसकी शुरुआत की गई थी कि लोकपाल बनाया जाए देश में। तो लोकपाल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि प्रधानमंत्री की तरह दूसरा व्यक्ति हो जाता, जिसको किसी भी देश में किसी भी अधिकारी यानी प्रधानमंत्री तक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की शक्ति होती। समझ गए? तो ऐसा व्यक्ति बनाने की बात चल रही थी, लेकिन लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पार्टियों में उसको लेके, क्योंकि सब डरते थे कि भाई ऐसा आदमी आ जाएगा तो पता चलेगा किसी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर देगा, किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, तो फिर वो तो हम फिर उससे डरना पड़ेगा हमको। तो कोई उसको लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जनता इधर भ्रष्टाचार को देखते हुए मांग कर रही थी कि लोकपाल होना चाहिए। तो इसीलिए उस लोकपाल बिल को लाया गया था, राज्यसभा में कांग्रेस ने ले आया था कि चाहे हमारी सरकार रहे या नहीं रहे, ये बिल खत्म नहीं होगा, बिल को कुछ न तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और राज्यसभा में पास कर दिया उसको, क्योंकि राज्यसभा में उसका मेजॉरिटी था, लोकसभा में भी था लेकिन राज्यसभा में था। तो राज्यसभा में अगर पास हो गया तो फिर तो कोई उसका कुछ कर ही नहीं सकता है, फिर आज हो कल हो। और इसलिए मैंने बताया कि लोकपाल बिल बनने में लगभग 40 साल का समय लग गया, लेकिन वो कानून पास हुआ। हालांकि जिस तरह का सोचा था वैसा नहीं पास हुआ, ठीक है, लेकिन हाँ कानून पास हुआ वो। खैर, तो यहाँ हमने 107 देख लिया। अब हम देखते हैं 108 जो है। 108 है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। वन मिनट। तो 108 है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस। तो जैसा हमने बताया कि कई बार ऐसा होता है कि बिल जो है वो फंस जाता है दोनों हाउसेज में, यानी कि दोनों हाउसेज के बीच में वो अटक जाता है। एक हाउस पास करना चाहता है, दूसरा हाउस नहीं पास करना चाहता है, तब क्या होगा?
मान लीजिए ऐसी स्थिति बन गई है कि एक हाउस तो पास कर दे रहा है लेकिन दूसरा हाउस उसको बिल्कुल पास करने के मूड में नहीं है, तो ऐसे बिल को फिर क्या होगा, तो उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग कराया जाता है, दोनों को एक साथ बिठाने का प्रक्रिया है, वो यहाँ हम देखते हैं 108 में। तो 108 जो है, जो कि है ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस, ये कहता है, इसका क्लॉज 1 कहता है कि इफ आफ्टर अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस, यहाँ कोई नाम नहीं लिया है, सिर्फ वन हाउस और अदर हाउस की बात है कि कोई अगर बिल है जो कि एक हाउस ने उसको पास कर दिया है और दूसरे हाउस को भेजा गया है, तब ए द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, पहला केस है कि दूसरा हाउस उसको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं ये बिल हम नहीं पास करेंगे, ये हो जाता है, या बी द हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, मान लीजिए एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरे ने उसके पास गया, उन्होंने कहा इसमें सुधार की ज़रूरत है, ये बदलाव कीजिए, पहला हाउस के पास आता है वापस, वो कहता है नहीं हम बदलाव नहीं करेंगे इसमें, ऐसी स्थिति आ जाती है। ठीक है, यानी एक हाउस कुछ बदलाव कहता है, दूसरा उसको मानने के लिए तैयार नहीं, या तो ये हो जाए, और थर्ड है सी, मोर देन 6 months इलैप्स from the date of reception of bill by other house without the bill being passed by it, या दूसरे हाउस को जब बिल भेजा जा रहा है उससे 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन तब तक वो बिल को पास नहीं किया है दूसरे हाउस ने, अगर ऐसा परिस्थिति आ जाए, यानी एक तरह से मामला अटक गया है। क्या क्या है फिर से हम देखते हैं, 3 परिस्थितियां हैं। फर्स्ट, एक हाउस पास कर देता है और दूसरे के पास गया है और दूसरा उसको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं हम नहीं पास करेंगे, सीधा सीधी रिजेक्ट कर देता है, फर्स्ट ए है कि द बिल इज रिजेक्टेड बाय अदर हाउस, और बी क्या है, द हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द बिल, वो बिल में एक सुधार लाना चाहते हैं लेकिन वो हाउस उसके लिए तैयार नहीं है। मान लीजिए लोकसभा में बिल लाया गया, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा गया, राज्यसभा कहता है इसमें ये बदलाव कीजिए तब पास करेंगे, फिर से भेज देता है लोकसभा के पास, लोकसभा कहता है कि नहीं हम इसमें बदलाव नहीं करेंगे, ऐसी परिस्थिति आ जाए, यानी जो बदलाव करना चाहते हैं उससे दोनों एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं दोनों हाउस। और थर्ड जो है, मोर देन 6 months इलैप्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ द बिल, यानी दूसरे हाउस को भेजे हुए 6 महीना हो चुका है लेकिन तब तक उसने पास नहीं किया है। ठीक है, ये तीनों अगर कंडीशन में से कोई भी कंडीशन हो जाए, कोई भी एक हो जाए, तो क्या होगा, द प्रेसिडेंट में unless the bill elapsed by reason of dissolution of house of people notify to the houses by message if they are sitting or by public notification if they are not sitting his intention to summon them to meet in a joint sitting for purpose of deliberating and voting on the bill। तो ऐसी तीनों परिस्थितियां में कोई भी परिस्थिति हो जाती है, ऊपर जो हमने बताया कि चाहे एक हाउस रिजेक्ट कर देता है या दोनों हाउसेज में अमेंडमेंट को लेके आपस में समझौता नहीं हो रहा है, या थर्ड एक हाउस को पास करके दूसरे को भेजे हुए 6 महीना हो चुका है और उस पर अभी तक पास नहीं किया है, तो ऐसे किसी भी हालात में राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वो जो है, अगर जब तक लोकसभा के भंग होने से बिल भंग नहीं हुआ है, अगर लोकसभा अभी भंग नहीं हुई है और आपको पता है लोकसभा भंग नहीं हुई है तो बिल वैसे रहेगा ही, तो अगर बिल है बचा हुआ, लोकसभा भंग नहीं हुई है, तो वो चाहे तो अगर चाहे वो सेशन में हो हाउस या नहीं हो, चाहे उस समय पार्लियामेंट सेशन में हो तो अच्छी बात है, नहीं भी हो तो उनकी वो दोनों हाउसेज की एक ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है। ठीक है, सेशन में होंगे तो भी दोनों को कहेगा साथ में बैठिए ज्वाइंट सिटिंग, नहीं सेशन चल रहा है तो भी वो स्पेशल सेशन बुला सकता है जिसमें ज्वाइंट सिटिंग दोनों की होगी। हाँ फिर भी उसका स्पेशल सेशन बुला सकता है। हाँ तो वही बता रहे हैं,
तो उसमें जो है दोनों हाउसेज को एक साथ ज्वाइंट सीटिंग के लिए बुलाया जाता है, एक साथ बिठाया जाता है, वहाँ बहस होती है और वहाँ वोटिंग होता है, और उस वोटिंग से फिर फाइनल तय हो जाता है। ठीक है, उस वोट, क्योंकि वहाँ पर, हाँ वहाँ फिर सिंपल मेजॉरिटी होगा, वहाँ दोनों हाउसेज एक साथ बैठेंगे, वहाँ पर जो अगर बिल के फेवर में ज़्यादा होगा तो वो पास हो जाएगा, नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं, मान लीजिए सब लोग नहीं आता है, सब लोग, हाँ, हम्म, नहीं नहीं जरूरी नहीं, 500 आया ना, मान लीजिए सब लोग कहता है वोट नहीं देंगे, 50 लोग वोट दिया और उसमें 30 लोग फेवर में वोट दे दिया तो पास हो जाएगा, सिंपल मेजॉरिटी है। हाँ हाँ हाँ, हम गए, हमको वोट देने का मन नहीं है, हम नहीं देंगे, कोई ज़रूरी है कि हम वोट दें? ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, बस हाँ, जितने वो वोटिंग होगा और उसमें जो सिंपल मेजॉरिटी से तय हो जाएगा, अगर ज़्यादा लोग कह दिया, 50 में 30 लोग कह दिया कि नहीं इसको नहीं पास करना है, तो नहीं पास, रिजेक्ट हो जाएगा बिल। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो कहा, तो उसको ये लोग इसीलिए जेपीसी में भेज दिया है, बताए थे ना आपको। हाँ, तो वहाँ क्या है कि जेपीसी एक कमेटी होती है जिसमें दोनों हाउस के मेंबर होते हैं, लोकसभा के भी राज्यसभा के भी। हाँ वो अलग है, इसीलिए बोले ना। हम्म, अभी तो देखिए, अभी तो ऐसा वो हुआ नहीं है उसमें, तो अभी तो लोकसभा में ही बहस चल रही है और वहीं उसको जेपीसी में भेज दिया। ठीक है, हाँ, तो वो जेपीसी में इसीलिए भेजा है, कुछ अपना सुविधा ही देख के, चालाकी ही करके भेजा है, समझ गए? अब उसको मैं अलग से आपको समझाऊंगा, इसमें काफ़ी, अभी आपको उतना जानकारी अभी नहीं है प्रक्रिया के बारे में, अभी तो आप पढ़ ही रहे हैं, शुरू किए हैं। हाँ, बीजेपी बहुत शातिर खिलाड़ी है अभी के। हाँ हाँ, पास तो करवा ही लेगा जो है, पास करवा लेगा, हमको लगता है ऐसा कि पास करवा लेगा जो है, अभी उसका काफ़ी अच्छा पकड़ है, और अभी कांग्रेस का बहुत ढीला पकड़ है, विरोध जो है वैसा है नहीं। खैर, देखिए यहाँ हम लोग आते हैं, तो ये जो है देखिए, सबसे पहले हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, कैसे बनते हैं कानून। फर्स्ट उसमें आर्टिकल हमने देखा 107, जो एक सिंपल बिल के कैसे, कहाँ लाया जा सकेगा, कब पास माना जाएगा, वो सब बताया गया उसमें। तो एक साधारण बिल जो कि मनी बिल नहीं है, फाइनेंशियल बिल नहीं है, वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, उसमें कहा गया, और जब दोनों हाउस उसको पास कर देंगे तब वो पास माना जाएगा, सेशन खत्म होने से वो खत्म नहीं होगा। ठीक है, नहीं कहीं भी आ सकता है बिल, तो वही तो आपको पहला क्लॉज, हाँ कोई भी, हाँ, तो पहला क्लॉज यही कहता है कि किसी भी हाउस में आ सकता है कोई भी बिल। दूसरा क्लॉज ये कहता है कि सेशन खत्म होने से बिल खत्म नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको बताया ना ऊपर। सॉरी, दूसरा कहता है कि 108 और 109 को देखते हुए कोई तभी पास माना जाएगा जब तक कि दोनों हाउस उसको एक्सेप्ट नहीं कर लें, यानी दोनों हाउसेज को उसको एक्सेप्ट कर लेना है, चाहे वो सुधार के साथ हो या बिना सुधार के साथ हो, दोनों हाउसेज को पास करने पर ही पास माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तीसरा कहता है कि सेशन खत्म होने से बिल नहीं खत्म होता है। चौथा कहता है कि काउंसिल ऑफ स्टेट का लाया हुआ बिल वो कभी खत्म नहीं होगा। और पांचवा कहता है कि लोकसभा में लाया हुआ बिल, यानी हाउस ऑफ पीपल में लाया हुआ बिल, हाउस ऑफ पीपल के साथ ही रहता है या खत्म हो जाता है। जब तक हाउस ऑफ पीपल रहेगा तब तक उसकी प्रक्रिया चलेगी, अगर उतने दिन में पास होना है तो हो जाएगा,
दूसरे हाउस ने पास कर दिया तो कर दिया, अगर नहीं किया और हाउस ऑफ पीपल भंग हो डिसॉल्व हो गया तो वो बिल भी लैप्स कर जाता है। तो ये समझ गए एक सिंपल बिल का प्रक्रिया। उसके बाद है ये 108, ये है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज। ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट है कि जब दोनों हाउसेज में आपस में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है किसी बिल पर या और कोई मुद्दे पर, तो ऐसे में जो है राष्ट्रपति दोनों हाउसेज का एक साथ ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है, चाहे पार्लियामेंट सेशन में हो या ना हो, और ऐसे मुद्दे पर बहस है या उस पर बिल पर वोटिंग कराने के लिए उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया है कि प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू अ मनी बिल। इस क्लॉज में जो लिखा गया है ज्वाइंट सिटिंग के लिए वो मनी बिल पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड क्लॉज कहता है इन रेकनिंग एनी सच पीरियड ऑफ 6 months एज इज रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 नो अकाउंट शैल बी टेकन ऑफ एनी पीरियड ड्यूरिंग विच द हाउस रेफर्ड टू इन ऑफ दैट हाउस इज प्रोरूग्ड और एडजर्न्ड फॉर मोर देन 4 consecutive days। कहता है कि ये जो 6 महीने का समय गिना जा रहा है कि एक हाउस से दूसरे हाउस गया और 6 महीना तक वहाँ वो अटका सकते हैं, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट चाहे तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ये 6 महीना जो दिन गिना जाएगा उसमें वो दिन नहीं गिना जाएगा जब हाउस प्रोरोग है या 4 दिन से ज़्यादा के लिए एडजर्न किया गया है, वो टाइम नहीं गिना जाएगा। यानी कि जितने दिन हाउस सेशन में है उतने का 6 महीना गिना जाएगा। समझ गए, 6 महीना का वर्किंग डेज होना चाहिए, छुट्टी उट्टी नहीं काउंट होगा उसमें कि छुट्टी है तो वो भी 6 महीना, क्योंकि तब हाउस सेशन में ही नहीं है। समझ गए बात। तो यहाँ जो 6 months का क्लॉज है कि जिसके बाद राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग बुला सकेगा, तो वो 6 months वर्किंग डेज होने चाहिए हाउस के। तो उसके लिए कंडीशन दिया कि ना तो हाउस का सेशन प्रोरूग होना चाहिए या 4 दिन से ज़्यादा के लिए एडजर्न अगर होगा तो वो दिन नहीं। अगर एक आध दिन के लिए एडजर्न किया जाता है, जैसे होता है ना सेशन में हल्ला गुल्ला चल रहा है तो अगले दिन के लिए टाल दिया जाता है या 1-2 दिन के लिए काम को वो कर दिया जाता है कि ठीक है 2 दिन बाद बैठक होगी, तो यानी वो दिन गिने जाए। लेकिन अगर 4 दिन से ज़्यादा के लिए एडजर्न किया जा रहा है तो वो टाइम नहीं, वो छुट्टी वर्किंग नहीं माना जाएगा, वो टाइम नहीं गिना जाएगा 6 महीना काउंट के लिए। और फिर आगे है, चलिए अभी इतना ही, इसको देखिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आपको इतना जानना है कि जो है इसको अलग से हम डिस्कस कराएंगे, अभी चूंकि करंट का अभी है चर्चा में सब, लेकिन अभी इतना नहीं इसमें जाएंगे, बड़ा आर्टिकल है और बहुत पेचीदा है। तो ये जानना है कि 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न दिया गया है। ठीक है, जब हाउसेज में आपस में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है किसी मुद्दे को लेके, किसी बिल को लेके, तो वैसे में उनमें आपस में एक डिसीजन लेने के लिए प्रेसिडेंट चाहें तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, तो उसका कंडीशन 3 आपको दिया हुआ है कि पहला, अगर एक हाउस बिल को सीधे रिजेक्ट कर दे रहा है जबकि दूसरा पास कर रहा है, दूसरा वो अमेंडमेंट के साथ दोनों एग्री नहीं कर पा रहे हैं दोनों हाउस सुधार को लेके, और तीसरा है कि एक हाउस पास करके 6 महीना बीत गया है दूसरे को दिए हुए लेकिन अभी तक उसने पास नहीं किया है, तो ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है राष्ट्रपति। अब नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 109 स्पेशल प्रोस हाँ हाँ तो देख रहे थे हम 108 जो कि ज्वाइंट सिटिंग है। अब आता है आपका 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स। ठीक है, अब मनी बिल्स के बारे में इसमें दिया गया है 109। पहले भी आपको ये आर्टिकल हम बताए हैं, देखेंगे इसको। स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, क्लॉज 1 है इसका, कहता है ए मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पहला ही क्लॉज कह देता है
कि एक जो ये मनी बिल है ये कभी भी काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, नहीं लाया जाएगा, ये लोकसभा में ही आता है। फर्स्ट क्लॉज कह दिया, ठीक है। सेकेंड क्लॉज कहता है आफ्टर अ मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल it shall be transmitted to the Council of States for its recommendations, and the Council of State shall, within a period of 14 days from the date of its receipt of the bill, return the bill to the House of the People with its recommendation, and the House of People may thereupon either accept or reject all or any of the recommendation of Council of States। कह रहा है कि मनी बिल अगर लोकसभा से पास हो गया तो वो राज्यसभा में जाता है उसके सुझाव के लिए, और राज्यसभा को उसको 14 दिन के अंदर उसको या तो सीधे रिटर्न कर देना है या उस पर कोई सुझाव देना है, सुझाव के साथ रिटर्न करना है, और उसको चाहे तो लोकसभा उसको मान सकती है सुझाव को, या बिना मांगे उसको पास कर देगी, वो पास माना जाएगा। ठीक है, समझ गए। मनी बिल को लोकसभा ले आई, पास हो गया, राज्यसभा भेजा गया, राज्यसभा चाहे तो उसको लौटा सकती है सीधे या सुझाव के साथ 14 दिन के अंदर लौटाना होता है उसको, 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती है। ठीक है, तो 14 दिन के अंदर चाहे तो वैसे का वैसा रिटर्न कर सकती है और लोकसभा उसको मान ले सकती है पास उसको, या उसको सुझाव के साथ उसको रिटर्न कर सकती है और लोकसभा चाहे तो उसका सुझाव माने या चाहे तो उसका सुझाव नहीं मान सकती है। थर्ड कहता है इफ़ द हाउस ऑफ पीपल एक्सेप्ट्स एनी ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज विथ द अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड बाय काउंसिल ऑफ स्टेट एंड एक्सेप्टेड बाय हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में जब बिल आया वापस और लोकसभा उसके सुझाव को मान लेती है राज्यसभा के, तो वो सुझाव उसको बिल में होके वो बिल पास मान लिया जाएगा कि सुझाव दिया राज्यसभा ने और लोकसभा ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह सुझाव के साथ ये बिल पास होगा, पास माना जाएगा। समझ में आई बात? मनी बिल की बात कह रहे हैं, अगर सुझाव दिया था वहाँ से राज्यसभा ने और यहाँ लोकसभा ने उस सुझाव को मान लिया, तो वो सुझाव के साथ वो बिल पास माना जाएगा। If the House of People does not accept any of recommendation of Council of States, the money bill shall be deemed to have been passed by both houses in the form in which it was passed by House of People without any amendment recommended by Council of State। अगर जो है वो सुझाव के साथ भेजा जाता है वापस हाउस ऑफ पीपल को, लेकिन हाउस ऑफ पीपल उसका कोई सुझाव नहीं मानता है, तो जिस फॉर्म में हाउस ऑफ पीपल ने भेजा था काउंसिल ऑफ स्टेट में, यानी ओरिजिनल फॉर्म में, उसी फॉर्म में उस मनी बिल को पास मान लिया जाएगा कि दोनों हाउसेज ने उसको मान लिया बिना कोई बदलाव के। इफ ए मनी बिल पास्ड बाय हाउस ऑफ पीपल एंड ट्रांसमिटेड टू काउंसिल ऑफ स्टेट फॉर इट्स रिकमेंडेशन is not returned to the House of People within the period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by both houses at the expiration of said period in the form which it was sent to the House of People। कहा जा रहा है कि मान लीजिए हाउस ऑफ पीपल ने मनी बिल पास करके भेजा था राज्यसभा में और उसने 14 दिन तक उसमें कुछ नहीं किया, पास नहीं किया या पास बहस किया, नहीं पास किया, तो जिस फॉर्म में भेजा गया था राज्यसभा में उसी फॉर्म में वो 14 दिन खत्म होने पर अपने आप पास मान लिया जाएगा दोनों हाउसेज के द्वारा। तो मनी बिल की प्रक्रिया समझ गए। मनी, हाँ, फर्स्ट क्लॉज है कि मनी बिल कभी राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। दूसरा क्लॉज कहता है कि अगर लोकसभा ने कोई मनी बिल पास कर दिया है और राज्यसभा को भेजा है, तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसको या तो सीधे लौटा सकता है या राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, पहले बात स्पष्ट है। ठीक है, दूसरा है कि लोकसभा में लाया गया, पास हो गया लोकसभा में, अब उसको राज्यसभा भेजा गया, तो राज्यसभा चाहे तो 14 दिन के अंदर उसको चाहे तो कोई सुझाव के साथ या बिना सुझाव के वो लौटा दे सकता है। अगर वापस आया राज्यसभा लोकसभा के पास
मान लीजिए बिना सुझाव के आया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सुझाव के साथ आया तो लोकसभा चाहे तो वो सुझाव को मान सकती है। अगर सुझाव मानती है तो वो बिल सुझाव के साथ पास माना जाएगा, नहीं मानती है तो वो बिल बिना सुझाव के ही पास मान लिया जाएगा, बिना बदलाव के। ठीक है। थर्ड क्लॉज कहता है कि हाँ, थर्ड और फोर्थ तो बता दिया। और फिफ्थ कहता है कि अगर 14 दिन तक राज्यसभा उसको पास नहीं करता है तो जिस फॉर्म में उसको भेजा गया था राज्यसभा में, उसी फॉर्म में 14 दिन खत्म होने पर अपने आप ही वो पास वहां से मान लिया जाएगा और बिल, मनी बिल दोनों हाउसेज के द्वारा पास हो जाएगा। इस तरह से समझ गए। तो मनी बिल के केस में राज्यसभा को बहुत लिमिटेड अधिकार होता है, बस वो सुझाव दे सकती है। सुझाव मानना नहीं मानना लोकसभा पर है, और सिर्फ उसको 14 दिन तक वो मनी बिल अपने पास रखने का अधिकार है। नहीं होता है, वैसे आप नहीं कह सकते हैं कि नहीं मानेगा या क्या मानेगा, पॉलिटिक्स यही सब होता है। लेकिन कहने का मतलब है कि राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन तक रोकने का अधिकार है। 14 दिन से ज़्यादा तो अपने आप ही नहीं रुकेगा, वो अपने आप पास हो जाएगा। 14 दिन के अंदर में अगर वो चाहे तो सुझाव के साथ वापस भेज सकता है, बस। लोकसभा चाहे उसके सुझाव माने चाहे नहीं माने। मान लेगी तो सुझाव के साथ पास होगा बिल, नहीं मानेगी तो वैसे ही पास हो जाएगा बिल। और कुछ नहीं करती है तो 14 दिन तक रोके थे, अपने आप ही 14 दिन के बाद वो बिल वहाँ से भी पास मान लिया जाएगा। तो मनी बिल के केस में आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा को बहुत ज़्यादा शक्ति है, राज्यसभा को बहुत लिमिटेड पावर है। न तो वो ला सकती है मनी बिल और न उसमें वो कोई खास बदलाव कर सकती है। तो 109 हो गया मनी बिल के लिए। देखिए 107 था जनरल बिल, 108 था जॉइंट सिटिंग और 109 हो गया मनी बिल। अब है नेक्स्ट जो है डेफिनीशन ऑफ 110 जो है डेफिनीशन ऑफ मनी बिल। कौन सा बिल मनी बिल माना जाएगा उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 110 में। तो आर्टिकल 110 है डेफिनीशन ऑफ मनी बिल्स। कहता है, इसका फर्स्ट क्लॉज कहता है, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल if it contains only provisions dealing with all or any of following matters। यानी इस पार्ट के लिए जहाँ तक हम यानी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ किसी बिल को मनी बिल तब माना जाएगा अगर उसमें नीचे दिए हुए मामलों में से कोई एक या सभी हो। कोई एक भी हो या उससे ज़्यादा हो या सभी हो। ये मुद्दे क्या क्या है? नंबर ए है इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। किसी टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, टैक्स लगाना हो, टैक्स को ख़त्म करना हो, टैक्स को कम करना हो, टैक्स को बदलना हो या उसके लिए कोई कानून बनाना हो। ठीक है, ये अलग अलग। इम्पोजिशन, इम्पोज यानी लगाना है। एबोलिशन, एबॉलिश करना यानी ख़त्म करना है। रेमिशन यानी कम करना है। अल्टरेशन यानी बदलाव करना है। रेगुलेशन यानी उसके लिए कोई नियम कानून बनाना है। ठीक है, कल को मान लीजिए इनकम टैक्स यहाँ जमा होता है, अब कल से सरकार कहेगी नहीं इस मंत्रालय में जमा होगा, वो हो गया रेगुलेशन या ऑल्टरेशन। तो कहने का मतलब है टैक्स से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो तो वो मनी बिल माना जाएगा। बी है द रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी किसी तरह का सरकार का कोई कर्ज लेने का नियम कानून हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां गारंटी देती है उससे जुड़ा कोई मामला हो। जैसे कि कोई कर्ज हम लोग लेते हैं, मान लीजिए पटना नगर निगम जापान सरकार से कोई कर्ज लेना चाहती है। ठीक है, तो पटना नगर निगम को नहीं पहचानता है जापान सरकार। जापान कोई भी देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को जानती है वहाँ के। तो जापान सरकार कहेगा कि ठीक है, भारत सरकार को कहेगा कि आप गारंटी दीजिए तो मैं ये लोन देता हूँ, आपके यहाँ कोई पटना नगर निगम है उसको।
तो ऐसे में भारत सरकार गारंटी देती है, समझ गए। तब उसकी गारंटी पे कोई विदेशी सरकार या कोई विदेशी बैंक किसी संस्था को लोन देती है। तो ये जो है, जैसे आपको याद होगा इस बार जब नीतीश कुमार जी को सीट ज़्यादा आई थी लोकसभा चुनाव में, और फिर वो मोदी जी से मिले थे और अपनी बात रखे थे, तो उनको बिहार का स्पेशल राज्य का दर्जा तो नहीं दिया गया था, लेकिन वहाँ पर यही बात, तो पैसा, हाँ तो वही कह रहे हैं, पैसा देने के लिए नहीं कहा गया था, डायरेक्टली कहा गया था कि आपको हम आसानी से लोन दिलवा देंगे। तो वो यही कहा गया था, यही बात था कि डायरेक्ट वो ये तो नहीं बोला कि हम पैसा देंगे, पैसा तो है नहीं, देना देगा नहीं। उसने कहा था कि ठीक है हम नहीं देंगे, लेकिन आपको जो विदेश से अगर लोन वगैरह लेना है वो हम आपको आसानी से दिलवा देंगे, क्योंकि वहाँ पर भारत सरकार ही गारंटी देती है लोन, ठीक है। तो वो ठीक है, नीतीश कुमार कहे कि अब इसी में संतोष करना पड़ेगा भाई, कम से कम हमको तो पैसा चाहिए, आप दीजिए चाहे लोन दीजिए, हमको तो भाई काम करना है, उसके लिए पैसे का ज़रूरत है, थोड़े अपना घर बनाना है भाई, सरकार जनता का काम करना है। अब वो काम चाहे भारत सरकार के पैसा से हो चाहे वो विदेशी लोन से हो। तो खुश हो गए उतने में कि भाई अब यही हो सकता है, तो इतने से खुश हो जाना चाहिए। तो वो यही बात थी कि कोई भी विदेशी कोई संस्था या कोई विदेशी सरकार लोन देती है तो उसमें यहाँ के सरकार का गारंटी वो होता है, तभी लोन देती, नहीं तो नहीं देगी। और अगर वो लोन नहीं लौटा पाती तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है भारत सरकार की कि उस लोन को चुकाएगा, अगर ये नहीं देगा तो। गारंटी का मतलब अब वो कैसे होता है उसकी प्रक्रिया अलग है, लेकिन हाँ वो आरबीआई से ही होता है, ठीक है। चलिए उसकी प्रक्रिया में नहीं जाएंगे, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हाँ म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जो है इस तरह हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोई लेन देन का मामला हो या गारंटी देने का मामला हो, और अमेंडमेंट ऑफ लॉ विथ रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ओब्लिगेशन अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या भारत सरकार को किसी तरह का देनदारी हो, किसी पर कर्ज हो, उसको लेके कोई बदलाव करना है नियम कानून में, ऐसी बात हो, ठीक है। तो यानी कि पैसों से जुड़ा हुआ सरकार का कोई भी तरह का मसला हो, लेन देन कर्ज से जुड़ा हुआ, या फिर आगे है द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, या कंसोलिडेटेड फंड या कॉन्टिजेंसी फंड के कस्टडी की बात हो कि उसको किसकी निगरानी में रहेगा। द पेमेंट्स ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड, या इनमें कोई पैसा जमा करना या वहाँ से निकालने की बात हो। फिर है डी द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा निकालने की बात हो, या डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर, या कोई और तरह का सरकार का खर्च हो जिसको कि उसको डिक्लेयर करना है कि ये चार्ज होगा, यानी जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे उसका भरपाई किया जाएगा, या उस पहले से जो कोई तय इस तरह का हो अमाउंट एक्सपेंडिचर का उसको बढ़ाना हो, मान लीजिए पहले से 500 करोड़ का है उसको 700 करोड़ करना है। तो इस तरह का कोई भी जो मामला होगा बिल में। और भी है आगे, द रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और कस्टडी ऑफ सच मनी और ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन और ऑफ स्टेट, ठीक है। या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मनी लेन देन का मामला हो, या किसी स्टेट या यूनियन के अकाउंट्स के ऑडिट करने का मामला हो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया का मामला हो, ये सब मतलब कहने का मतलब है टैक्स। और आगे और भी दे दिया है कि एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी मैटर्स स्पेसिफाइड इन क्लॉजेज ए टू एफ, या ऊपर जुड़े हुए मामलों से कोई भी जुड़ा हुआ मामला। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि सरकार के पैसे से जुड़ा हुआ कोई भी मामला हो, ठीक है, तो वो जो है जनरली मनी बिल माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको जो है ध्यान देने वाली बात है कि जो है
इसका क्लॉज 3 पर आप आते हैं, सेकंड छोड़ दीजिए, थर्ड क्लॉज जो है कहता है इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल शैल बी फाइनल। अगर ये सवाल उठता है कि ये मनी बिल है कि नहीं, इसको मनी बिल माना जाए कि नहीं माना जाए, तो उसमें स्पीकर का फाइनल बात होगा। स्पीकर कह देगा ये मनी बिल है तो वो मनी बिल है, उसके आगे कुछ बात नहीं। स्पीकर कहेगा नहीं है तो वो नहीं होगा। अब आप कहिए कि सर ऐसा जो है किस लिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ये है कि कई बार सरकार ऐसे बिल जो वो चाहती है कि राज्यसभा की विरोध से बचाए, उसको मनी बिल डिक्लेयर करवा के पास करवा सकती है। समझ गए? मनी बिल पास क्योंकि मनी बिल के मामले में क्या हो जाएगा, राज्यसभा का पावर बहुत कम हो जाता है। नहीं, स्पीकर कह देगा ये मनी बिल है, ठीक है। स्पीकर हालांकि उस, हाँ, तो वही बात है कि मान लीजिए कि वो, मान लीजिए कोई ऐसा बिल है, पैसों से ही जुड़ा हुआ है, मान लीजिए पैसों से जुड़ा हुआ ही है, लेकिन उसको चाहता है कि वो पास करा ले। समझ गए? तो मान लीजिए कि डायरेक्ट वो मनी बिल जो सही होना चाहिए वैसा नहीं है, लेकिन वो कुछ ना कुछ पैसे का ही मामला है और वो चाहता है कि उसको पास करा ले। तो ऐसे में क्या करता है कि जल्दी जल्दी उसको स्पीकर से करवा के कि मनी बिल है, जल्दी से लोकसभा से पास करवा लेगा, और राज्यसभा का तो फिर उसमें कोई पावर ही नहीं रहेगा। कौन? अरे पहले लोकसभा में आएगा ना, वो राज्यसभा में तो आ नहीं सकता है मनी बिल। अरे बाद में जाएगा तो वो जब स्पीकर ने यहाँ कह दिया मनी बिल है तो उसके बाद वो कुछ कह ही नहीं सकता है। वो क्या कोई नहीं कह सकता है? अरे राज्यसभा में चेयरमैन तो होता ही है, अभी आप पढ़े ना। नहीं नहीं, देख मैंने अभी क्या बताया आपको कि लोकसभा के स्पीकर ने अगर कह दिया मनी बिल है, तो फिर उस पर न प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति न सुप्रीम कुछ नहीं कोई कर पाएगा। समझ गए? लोकसभा में कोई बिल, यही आपको समझिए बात को कि चालाकी करती है कि लोकसभा में ले आई बिल को और उसको स्पीकर से कहलवा दिया मनी बिल। जहां स्पीकर ने बोला मनी बिल, राज्यसभा का पावर खत्म। अब राज्यसभा उसको ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन के बाद अपने आप पास मान लिया जाएगा। हाँ, बोल दिया तो बोल दिया। समझ गए? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जब संविधान में लिखा हुआ है कि दिस इज फाइनल, यही ना आपको समझा रहे हैं। तो यहां से समझिए कि स्पीकर का पावर। अरे पता होता चलने का कुछ नहीं होता है, इतना आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में नहीं आता। पता होता चलने का इस देश में या इस दुनिया में कहीं कहीं भी कोई मतलब नहीं है। पता चलने का कोई मतलब नहीं। जब आपको पहले ही शुरू में बताया कि कानून अंधा है, उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर कोई किसी को गोली मार दिया और कोई देखा नहीं तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। मैं किसी को यहाँ खड़ा हूँ, गोली मार दिया, किसी ने उसको नहीं देखा, तो वो अपराध हुआ ही मतलब वो किसने किया कौन किया कुछ नहीं, खत्म है बात, मेरे खिलाफ कोई मामला ही नहीं है। क्योंकि कोई भी तभी तक अपराध है जब तक कोई गवाह है। समझिए इस बात, इसीलिए कहा गया है कि कानून अंधा है, उसको नहीं दिखता है अपने से। देखते हैं फिल्म में होता है सबके सामने गोली मार देता है लेकिन उसको कुछ नहीं होता है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं है उसके खिलाफ, डर से गवाही देने वाला नहीं। इतनी फिल्में देखे होंगे आप, हर साउथ फिल्म लगभग इसी पर बेस्ड है फिर भी आप ये सब बात करते हैं। मैं बोला ना कि पूरे कॉलोनी के सामने वो पूरे सब बच्चों सड़क पर गोली मार देगा सबके सामने, उसके बावजूद कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं दे रहा है।
उसका अपराध माना ही नहीं जाएगा, किसी ने देखा ही नहीं। तो उसी तरह देखने समझने का कोई बात नहीं, यहाँ जब कह दिया गया कि स्पीकर बोला तो फाइनल, वो आपको लगता रहे किसी को कुछ लगता रहे। संविधान में लिख दिया गया कि स्पीकर जो कह दिया कि मनी बिल है तो उसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं। और यहाँ एब्सोल्यूट पावर है स्पीकर, इसीलिए बोले ना कि स्पीकर का पद भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो वोटिंग करा के हटा देगा वो अलग बात है। तो कहने का मतलब है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी का इसीलिए वो रखता है, अपना भरोसे का आदमी रखता है, समझ गए। तो स्पीकर का भी महत्व तो समझिए प्रधानमंत्री से कम नहीं होता है, क्योंकि जितना उसका कानूनी प्रक्रिया है सब स्पीकर के ही मदद से पास होना है, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे यहाँ बिल है, खास करके इसको बीजेपी ने बहुत यूज़ किया है, तो जल्दी जल्दी में बहुत सारा बिल पास करवा लिया है, ठीक है, पिछली सरकार में। तो यहाँ भी हो सकता है इसी तरह का करने का कोशिश करेगा, ये सब वन नेशन वन इलेक्शन वगैरह में। खैर, तो यहाँ समझने की बात है कि मनी बिल के केस में स्पीकर ने कह दिया कि मनी बिल है तो वो फाइनल, और मनी बिल जहाँ हुआ तो वहाँ राज्यसभा का पावर बिल्कुल कम है, वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ बोल सकता है 14 दिन के लिए बस। हाँ ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाँ, उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्लॉज जो है, कहता है कि देयर शैल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी मनी बिल व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 109 and when it is presented to the president for assent under article 111 the certificate of the speaker of house of people signed by him that it is a money bill। कहने का मतलब है कि जब भी कोई मनी बिल भेजा जाएगा राज्यसभा को या वहाँ से आगे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा उसके सहमति के लिए, उसके साथ स्पीकर का सर्टिफिकेट भी होगा जो उसके द्वारा साइन किया हुआ होगा कि ये एक मनी बिल है। समझ गए। तो सीधी बात है कि मनी बिल है तो उसको स्पीकर का सर्टिफिकेट उस पर चाहिए कि ये मनी बिल है कि नहीं। अगर स्पीकर का सर्टिफिकेट नहीं है तो मनी बिल नहीं माना जाएगा, और अगर है तो कुछ भी रहे वो मनी बिल ही माना जाएगा। ठीक है, तो 110 समझ गए डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। और अब नेक्स्ट आता है 111, दैट इज एसेंट टू बिल्स, यानी कब प्रेसिडेंट के द्वारा उसको कैसे सहमति मिल जाएगी बिल को, ये दिया गया है एसेंट टू बिल्स। देखिए, when a bill has been passed by the houses of parliament it shall be presented to the president and the president shall declare either that he assents to the bill or that he withholds assent therefrom। ठीक है, पहला ये कहता है पैराग्राफ कि जब कोई बिल दोनों हाउसेज के द्वारा पास हो जाएगा और उसको तब उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा उसकी सहमति लेने के लिए, और वहाँ पर प्रेसिडेंट को ये डिक्लेयर करना होगा कि वो उसको सहमति देते हैं या सहमति नहीं देते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे जोड़ा है प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द प्रेजेंटेशन टू हिम of a bill for assent return the bill if it is not a money bill to the house with a message requesting that they will reconsider the bill or any specified provisions thereof, and in particular will consider the desirability of introducing any such amendment as he may recommend in his message, and when a bill is so returned the houses shall reconsider the bill accordingly, and if the bill is again passed by houses with or without amendment and presented to president for assent the president shall not withhold assent therefrom। ये कहता है कि मान लीजिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो हैं वो जब बिल उनके पास गया तो उसको
अगर मनी बिल नहीं है तो लौटा सकते हैं, मनी बिल को लौटा नहीं सकते हैं राष्ट्रपति। तो अगर वो मनी बिल नहीं है, कोई और बिल है, तो उसको वो एक बार फिर से उसको सोच विचार के लिए लौटा सकते हैं, या कुछ सुझाव दे के उसमें भेज सकते हैं कि इसमें ये बदलाव करना चाहिए, ये सुधार करना चाहिए इस बिल में। और ऐसा करने पर फिर वो हाउस उस पर विचार करेगी, दोनों हाउस, और फिर दोबारा जब उस बिल को भेज देती है फिर से पास करके राष्ट्रपति के पास, चाहे सुधार के साथ या बिना सुधार के, तो फिर उसको राष्ट्रपति को सहमति देना ही होगा, वो फिर रोक नहीं सकता है सहमति। समझ में आई बात? हाँ, तो यहाँ पर है कि राष्ट्रपति कैसे सहमति देता है बिल को। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब कोई भी बिल, अगर वो मनी बिल नहीं है, सॉरी, जब कोई भी बिल दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है उसकी सहमति के लिए, उसके असेंट के लिए, और तब वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेगा कि वो उसको असेंट, अपनी सहमति देता है या उसको सहमति नहीं देता है। अगर सहमति नहीं देता है तो वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा वहाँ, ठीक है। अगर सहमति देता है, ठीक है, तो पास हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। या वो क्या कर सकता है कि वो जितनी जल्दी से जल्दी, मतलब उसकी जितना हो सके जल्दी, अगर वो बिल मनी बिल नहीं है तो, मनी बिल है तब तो उसको लौटा नहीं सकता है, वो मनी बिल उसके पास गया तो उसको वो एसेंट ही देना है। अगर नहीं है तो उसको वो लौटा सकता है कोई सुझाव के साथ, फिर से विचार करने के लिए, या कुछ और उसमें अपना मैसेज दे सकता है उसमें सुधार करने के लिए। तो फिर से जाएगा दोनों हाउस में एक एक करके, फिर से जाएगा, जब पहले लोकसभा में था तो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में गया था तो राज्यसभा में जाएगा। दोनों हाउस उस पर फिर से उस पर विचार करेंगे, बहस करेंगे और पास करेंगे, चाहे तो उसके जो प्रेसिडेंट ने कहा है उस सुधार के साथ या बिना उस सुधार के, जैसी उसकी मर्जी है उसकी। अगर वो फिर से दोनों हाउस पास कर देते हैं जिस भी रूप में, उस रूप में फिर अगर वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो फिर वो अपने वो एसेंट उसको देना ही देना है, वो फिर मना नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब इसमें जो ये है कि यहाँ पर ये है कि यहाँ एक एज सुन एज पॉसिबल है, तो यहीं पर एक फ़ायदा उठाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा कि उसको समय नहीं है। वो क्या करता है, वो बिल को वैसे का वैसे रहने देता है, न तो वो लौटाता है बिल को, न उसको साइन करता है, न रिजेक्ट करता है, वो उसको वैसे का वैसे पेंडिंग छोड़ देता है, कुछ नहीं करता है उसको। समझ गए? तो इसी को कहते हैं पॉकेट वीटो। इसी के लिए पॉलिटी में एक टर्म यूज किया जाता है, पॉकेट वीटो। हेलो, हाँ, हाँ, तो इसी को पॉकेट वीटो कहा जाता है, पॉलिटी में आपको मैंने बताया होगा। तो मतलब प्रेसिडेंट उसको चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेता है बिल को, उस पर कोई कार्रवाई, न तो उसको साइन करता है, न वो उसको रिजेक्ट करता है, और न ही वो उसको लौटाता है, क्योंकि कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके वो चाहे तो उसको लौटा देना चाहिए, लेकिन यहाँ कोई समय लिमिट नहीं स्पेसिफाई किया गया। वो हो सकता है 2 साल तक वैसे ही उसको रख दे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि देखिए कि जो बिल है, ठीक है, बिल है, तो वो ऐसे लैप्स भी हो जाता है। मान लीजिए लोकसभा ने पास कर दिया, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया था बिल, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने भी पास कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट नहीं दिया और 6 महीने के लिए रख लिया अपने पास, और 6 महीने में लोकसभा का पीरियड खत्म हो जा रहा है, तो बिल वो खत्म हो जाएगा।
यानी दोनों हाउस को पास करने के बावजूद वो बिल ख़त्म, ऐसे रोका था एक बार इन्होंने, एक प्रेसिडेंट ने रोका है, ज्ञानी जैल सिंह ने ही रोका था। ठीक है, पोस्ट ऑफिस बिल एक आया था, तो राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय, तो मेजॉरिटी थी राजीव गांधी जी की अच्छी खासी, तो लोकसभा से भी पास हो गया था, राज्यसभा से भी पास हो गया था, लेकिन राष्ट्रपति को वो उचित नहीं लग रहा था बिल, तो इसीलिए उन्होंने लोगों की या कुछ भावना समझते हुए उसको चुपचाप उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया था, रख दिया था ऐसे ही बिल को। और कुछ समय के बाद फिर जो है उनका सरकार का मतलब लोकसभा का पीरियड ख़त्म हो गया, तो वो बिल अपने आप ख़त्म हो गया। तो इस हाँ, तो हाँ, इसलिए किए कि वहाँ पर उनको लगा था कि राजीव गांधी को अनुभव नहीं है, उनकी सरकार ने ये बिल ले आया है जो कि पूरी तरह सही नहीं है, तो वो उसके फेवर में नहीं थे। कुछ पोस्ट ऑफिस में कुछ सिस्टम चेंज करने को लेके कोई बिल था, उसको देखना पड़ेगा। खैर अभी आपको इतना ही जानना है कि ये भी एक तरीका है, राष्ट्रपति को ये भी शक्ति है कि वो दोनों हाउसेज के पास होने पर भी किसी बिल को चाहे तो अटका सकता है और ख़त्म कर दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं है, ठीक है, शक्ति हर किसी के पास है इस संविधान में, लेकिन उसको सही तरह से उपयोग करने की और समझने की, वैसे व्यक्ति के होने की। अब जिसको जो रहम करम पे बना है, जो इतने में खुश है कि हाँ चलिए सब जगह घूम फिर रहे हैं, जब जगह अपना हो रहा है, स्वागत हो रहा है, उतने में खुश है, तो वो क्या समझेगा राष्ट्रपति के पद की क्या अहमियत है हमारे देश में। तो जो है राष्ट्रपति को भी स्पेशल पावर्स दिए गए हैं जहाँ वो इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत। तो खैर ये हमने देखा कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर था, यानी 5 आर्टिकल थे, 7, 8, 9, 10 और 11। ये जनरल मतलब सामान्य बिल जो हैं, मनी बिल को छोड़ के, तो उसमें जो है मनी बिल के केस में लटका नहीं सकता है, बोले ना कि मनी बिल के केस में उसको वो देना ही देना है सहमति, वो अपने आप जाता है, तो उसको लटकाते नहीं है जनरली, इसलिए कि मनी बिल जो है वो जो है आपका सरकार से जुड़ा हुआ होता है, मसला इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको वो जनरली लटकाते नहीं हैं। ठीक है, तो हालांकि उसको वो चाहे तो कर सकता है, ठीक है, कि मैंने मनी बिल को तो लौटा नहीं सकता है, क्योंकि वो तो दिया है कि लौटा ही नहीं सकता है मनी बिल को, लेकिन हाँ लटका सकता है, चाहे तो मनी बिल को भी लटका सकता है वो। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, साइन कर देगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ देखिए, अब हमने देखा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया में 5 आर्टिकल देखा। फर्स्ट 107 जो है जनरल बिल का डिफाइन करता है, 108 जो है वो ज्वाइंट सिटिंग को लेके है, 109 मनी बिल है, 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, और 111 जो है वो आपका एसेंट टू बिल कब मिलेगा कैसे मिलेगा वो बताता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स। ठीक है, फिनेंशियल मैटर्स में क्या प्रक्रिया होगा वो ये कहता है, प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स। हाँ सो नाउ वी आर सीइंग द प्रोसीजर इन फिनेंशियल मैटर्स। तो अब हम यानी कि जहाँ फिनेंशियल पैसों से जुड़े बात हैं सरकार के, उन मैटर्स को देखेंगे कि उनको लेके पार्लियामेंट में क्या प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट आर्टिकल इज़ 112, ये सब आपको हम पहले बता चुके हैं बजट के समय। 112 दैट इज़ एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने ये आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि हर साल एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, इसी को हम बजट कहते हैं। तो जो भी बजट की सारी बात है वो इसी आर्टिकल में है, दैट इज़, क्योंकि बजट का हम लोग एक पुकारने वाला नाम है, एक्चुअल उसका नाम क्या है, एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज़ गिवन इन
The President shall, in respect of every financial year, cause to be laid before both the Houses of Parliament a statement of the estimated receipt and expenditure of Government of India for that year, in this part referred to as annual financial statement. तो इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है उसकी जिम्मेदारी होगी कि हर फाइनेंशियल ईयर में वो हाउसेज के सामने उस साल आने यानी आने वाले साल के लिए जो भी एस्टिमेटेड उसके इनकम है और एक्सपेंडिचर है उसका एक स्टेटमेंट जो है वो रखवाएगा दोनों हाउसेज के सामने, जिसे हम बजट कहते हैं। 2 कहता है द एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एम्बॉडीड इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल शो सेपरेटली जो है द सम्स रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग एक्सपेंडिचर डिस्क्राइब एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपेंडिचर है उसको दो तरह में दिखाया जाता है, एक जो चार्ज है यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो जो निकाला जाता है, और दूसरा जो और खर्च है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाना है। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। चार्ज का मतलब होता है कि वो कंपलसरी पेमेंट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसको कोई उस पर कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। उसको मैंने बताया था कि जितने भी लोगों का सैलरी है, जैसे वो राष्ट्रपति से लेके और अफसरों तक का जो सैलरी है, चाहे जजों का है, अफसरों का है, आईएएस जितने भी ये सब होते हैं अधिकारी, तो उनका सैलरी जो होता है वो चार्ज्ड होता है, वो देना ही देना है हर महीने, उसको कोई कम ज़्यादा बजट में नहीं किया जा सकता है कि नहीं इतना नहीं देना है। लेकिन और जो दूसरे जो चार्ज नहीं है बल्कि वोटेड है, तो उनको वो कम ज़्यादा बजट में किया जा सकता है वोटिंग के दौरान कि इतना खर्च नहीं करना है सरकार को। ठीक है, तो जो जो वोटेड होते हैं उन पर कम ज़्यादा किया जा सकता है, उनको अलग से दिखा, इसलिए मैंने बताया कि एक चार्ज एक्सपेंडिचर वो अलग से दिखाया जाता है, और जो नॉट चार्ज होते हैं, चार्ज बट वोटेड होते हैं, वो अलग से दिखाया जाता है। यानी उनमें कोई छेड़खानी हो सकता है बजट सेशन में, बहस में, लेकिन जो चार्ज एक्सपेंडिचर है कि भाई जजों को इतना सैलरी देना, अफसर सब जो टोटल सैलरी इतना देना है सबको पैसा, वो उसमें कम ज़्यादा आप नहीं कर सकते, वो महीने महीने देना ही है बंधा हुआ। तो इन सब को अलग दिखाया जाएगा। ठीक है, और उसी में आगे देखिए क्लॉज 3 कहता है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड। ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर माना जाएगा। क्या क्या है? नंबर ए, द इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। राष्ट्रपति के जो भी सैलरी और उसको और फैसिलिटीज उससे ऑफिस से जुड़े हुए और खर्च हैं वो पहले चार्ज माने जाएंगे। बी, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो सैलरी अलाउंस है। डेट चार्जेस फॉर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल। सरकार ने जो कर्ज लिया है उसके जो कर्ज है, उसके जो ब्याज है और तरह के वो कर्ज से जुड़े हुए सरकार के जो भी हैं देनदारी, वो चार्ज है, उसको भी कम ज़्यादा नहीं आप बदल नहीं सकते, जो कर्ज लिया तो वो लौटाना ही। उसके बाद डी में है नंबर 1, द सैलरीज अलाउंसेज एंड पेंशन पेबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं उनका सैलरी अलाउंस पेंशन वगैरह। नंबर 2, द पेंशन पेबल टू द रिस्पेक्ट ऑफ जजेज ऑफ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट, जैसे अभी तो कोई कोर्ट है नहीं, लेकिन उस समय आज़ादी के समय उसका था कि फेडरल कोर्ट भी होगा। 3, द पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ जजेस ऑफ एनी हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट के जजेस का सैलरी और उनके ऑफिस का जुड़ा हुआ खर्च। ई है द सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन पेएबल टू रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी जिसको हम कहते हैं, उसके जो भी खर्च है, सैलरी वगैरह है। एनी सम्स रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जैसे कभी कभी कोर्ट कहता है कि सरकार इसको इतना पैसा देगा, इतना मुआवजा देगा, तो वो पैसा भी वो चार्ज एक्सपेंडिचर में होता है। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज, या और किसी तरह का खर्च, जैसे इसमें मैंने बताया कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का नाम नहीं लिया, उनका भी जितना भी अधिकारी हैं उन सब का चार्ज होता है, वो कानून के द्वारा है तय किया हुआ, तो वो सबका सैलरी कहने का मतलब है वो चार्ज एक्सपेंडिचर में आता है। तो ये आपको 112 में
ये इतना बात लिखा हुआ है कि हर साल राष्ट्रपति जो है एक तरह से एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करवाएंगे सरकार का, उसको रखवाएंगे दोनों हाउसेज के सामने, जिसको हम बजट की पूरी प्रक्रिया कहते हैं, जो अभी बनना शुरू हो गया है बजट। फरवरी के एंड में वो या मार्च के शुरू में वो जो है वो पेश किया जाएगा। उसी को एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं और वो पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई हुई है। तो वो दिया गया है आर्टिकल 112। आपको याद रखना है बजट की पूरी प्रक्रिया आर्टिकल 112। नेक्स्ट है आर्टिकल 113, दैट इज प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स जो जमा किए जाते हैं सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में, उसको लेके क्या प्रक्रिया होगी वो है नेक्स्ट 113 में। प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। फर्स्ट कहता है सो मच ऑफ एस्टिमेट्स आर एज रिलेट्स टू एक्सपेंडिचर्स। So much of estimates as relates to expenditure charged upon the Consolidated Fund of India shall not be submitted to vote, but nothing in this shall be preventing discussion of any of those estimate. यहाँ कह रहा है कि जो भी अगर कोई एस्टिमेट है जो कि चार्ज्ड होना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वो उस पर वोटिंग नहीं होगा। जो मैंने बताया कि अभी ऊपर जो भी आपने देखा कि सैलरी जिसका भी देना है राष्ट्रपति से लेकर अधिकारी तक का, तो जो कि एस्टिमेट है सरकार कहती कि अगले साल 1,000 करोड़ हमको टोटल इस सबका सैलरी पर देना है, तो उस पर बहस हो सकती है लेकिन वोटिंग नहीं हो सकता, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। सेकेंड क्लॉज कहता है सो मच ऑफ द सेड एस्टिमेट एज रिलेट टू अदर एक्सपेंडिचर शैल बी सबमिटेड इन फॉर्म ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स टू द हाउस ऑफ पीपल एंड द हाउस ऑफ पीपल शैल हैव पावर टू असेंट और रिफ्यूज टू एनी डिमांड और डिमांड सब्जेक्ट टू रिडक्शन ऑफ अमाउंट। कहा जा रहा है कि बाकी जितने भी जो सरकार के खर्च के एस्टिमेट होंगे उनको डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में पेश किया जाएगा। जो आप पढ़ चुके हैं कि हर मंत्रालय से अलग एक एक डिमांड जाती है, कितना पैसा का डिमांड खर्च होना है, डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में वो पेश किया जाता है और उस पर बहस होती है, वोटिंग होती है, और वहाँ चाहे तो वहाँ पार्लियामेंट उसको मतलब कम ज़्यादा भी कर सकती है या कटौती भी पूरी तरह से रिफ्यूज़ भी कर सकती है। ठीक है, वो यहाँ दिया हुआ है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स के लिए किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 113 में। और थर्ड कहता है नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कह रहा है कि बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट पेश नहीं किया जाएगा। यानी जो भी डिमांड फॉर ग्रांट तैयार होती है वो पेश होने से पहले राष्ट्रपति के पास जाती है उसके अप्रूवल के लिए, और उसके बाद ही जो है वो आपके पेश किया जाता है पार्लियामेंट के सामने। तो ये आपको समझिए कि एस्टिमेट्स के बारे में प्रोसीजर दिया गया है कि एस्टिमेट्स यानी कि जो बजट में खर्च बताए गए हैं तो वो चार्ज्ड जो है उन पर कोई कटौती नहीं होगा, बहस होगा। बाकी जो हैं जो कि डिमांड फॉर ग्रांट के रूप में पेश किए जाएंगे वो जो है उन पर बहस भी होगा, उस पर कम ज़्यादा भी हो सकता है या पूरी तरह से रिजेक्ट भी किया जा सकता है किसी डिमांड को। और इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट बिना राष्ट्रपति के सुझाव सहमति के पेश नहीं किया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 113। नेक्स्ट है आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 114 है एप्रोप्रिएशन बिल, जो मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब कोई एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट पास हो जाता है, बजट पास हो जाता है, तो उस फंड को निकालने का अधिकार मिलता है जब उसके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल तैयार किया जाता है, और उसको फिर एप्रोप्रिएशन बिल जब पास हो जाता है तब जाके वो जो है पैसा निकालने का उसको अधिकार मिल जाता है। ठीक है सरकार को। तो यहाँ एप्रोप्रिएशन बिल देखिए फर्स्ट क्लॉज, एज सुन एज मे आफ्टर द ग्रांट्स अंडर आर्टिकल 113 have been made by House of People, there shall be introduced a bill to provide for appropriation out of the Consolidated Fund of India of all monies required to meet। कहा जा रहा है कि जब डिमांड फॉर ग्रांट को पास कर दिया गया है हाउस ऑफ पीपल के द्वारा, तो उसके अनुसार एक बिल तैयार किया जाएगा
ताकि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जितने भी पैसे निकालने के उसको निकालने के लिए वो बिल बनाया जाएगा, ताकि द ग्रांट्स शो मेड बाय हाउस ऑफ पीपल, जो डिमांड फॉर ग्रांट पास किया गया उसको निकालने के लिए, एंड बी द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट नॉट एक्सीडिंग इन एनी केस द अमाउंट शोन इन स्टेटमेंट प्रीवियसली लेड बिफोर पार्लियामेंट। जो भी चार्ज एक्सपेंडिचर था, आपको बताया कि जो एस्टिमेट है वो दो रूप में होता है, एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स के रूप में। तो चार्ज एक्सपेंडिचर तो वो घटता बढ़ता है नहीं, और जो डिमांड फॉर ग्रांट है वो घटा बढ़ा के जैसे भी हो वो पास किया जाता है। तो कहा कि अप्रोप्रिएशन बिल बनाना होता है, एक जो डिमांड फॉर ग्रांट पास किया गया, और बी जो चार्ज एक्सपेंडिचर जितना अमाउंट वहाँ पास किया गया उतना पैसा निकालने के लिए यहाँ ये अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है। नो अमेंडमेंट शैल बी proposed टू एनी सच बिल इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच विल हैव इफेक्ट ऑफ वेरिंग द अमाउंट और अल्टरिंग डेस्टिनेशन और एनी ग्रांट। कहा गया कि जो डिमांड फॉर ग्रांट पास हो गया, जो चार्ज एक्सपेंडिचर पास हो गया, अप्रोप्रिएशन बिल बन गया, उसमें कोई भी हाउस कोई बदलाव नहीं करेगा, वो सीधे सीधे लाया जाता है और सीधे सीधे पास हो जाता है। ठीक है, यानी अप्रोप्रिएशन बिल जब तैयार हो गया उसमें कोई बदलाव तब नहीं होगा कि इतना घटाना बढ़ाना ये है, वो जो बन गया उसको वैसे का वैसे पास करना होता है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 115 एंड 16, नो मनी बिल शैल बी विड्रॉन फ्रॉम no money shall be withdrawn from consolidated fund of India except under appropriation made by a law passed in accordance with provision of this article। कहा जा रहा है कि आगे 115 और 116 को देखते हुए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा नहीं निकाला जाएगा एक्सेप्ट एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा, यानी कोई भी एक रुपया भी निकालने के लिए अप्रोप्रिएशन बिल जो बना होगा उसी के अनुसार पैसा निकलेगा, उसके अलावा कोई पैसा नहीं निकलेगा। अब है आगे 115 जो है सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, अभी बहुत ये हो जाएगा आज के लिए, आपको एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको जो है आप आज इतना जो है ये कर लेंगे, आज आपको करा दिया हमने 105 से लेके 114 तक, इनको आप ध्यान से आज पढ़ लीजिए। बहुत इसमें कॉम्प्लेक्सिटी अंदर में इसका अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो जो मैंने अंदर बताया मैंने वीडियो में सब हाईलाइट कर दिया है, उसको भेज दे रहा हूँ आपको। ठीक है।